आप सभी उत्तराखंड के छात्रों को आज़ाद यूकेपीएससी की तरफ से, आज़ाद ग्रुप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी से संबंधित, और आप जानते हैं कि जो आपका नया शेड्यूल मैंने दिया है, जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में, इसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको जो सोमवार का दिन होता है उस दिन हम उत्तराखंड राज्य विशेष की चर्चा करते हैं। मंगलवार के दिन जो है हम देखते हैं भूगोल विषय को, और बुधवार के दिन हम देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को। बृहस्पतिवार को हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, और शुक्रवार को पुनः एक बार हम विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं। विगत वर्षों के प्रश्नों का वेटेज आपके यहाँ देखने को मिलता है, और इसलिए देखने को मिलता है ये वेटेज क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्नों से हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और उस आधार पर उन खंडों को हमें ज़्यादा वरीयता देनी होती है। क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें से मात्र 60 to 70% जो है आपके जो सेक्शन हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह होता है कि उस परीक्षा में क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किन बिंदुओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किन बिंदुओं पर हमें कम समय देना है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम का नॉलेज हो और विगत वर्षों के प्रश्नों का आपको नॉलेज हो। आज की जो ये सीरीज़ है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित, चाहे ARO हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो, या पटवारी लेखपाल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में जहां में भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल पूछा जाता है वो खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये पूरा सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ साथ जुड़ें, और आपको मैं बहुत सारी जानकारी ऐसे देता हूँ कि आपको उसको नोट डाउन करना होता है। तो प्लीज़ साथ साथ नोट डाउन करने का भी प्रयास करें, और प्रयास करें कि क्लास में ही, कक्षा में ही सारी चीज़ें आपकी याद भी हो जाएं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, और पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, और आपको बता दें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आपने थंबनेल भी देखा होगा, परिवहन की चर्चा करने वाले हैं। भूगोल के अंतर्गत हम परिवहन की चर्चा करने वाले हैं। परिवहन पर आधारित चर्चा आज की होगी। मतलब भारत में परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन, आप कह सकते हैं सड़क परिवहन और वायु परिवहन तीनों, और जल परिवहन को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कहने का मतलब है परिवहन के जो भी साधन भारत में उपलब्ध हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और सभी के सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि बोला जा रहा है इसमें भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। यहां पे बोला जा रहा है कि जो कुल यातायात है भारत में, जो कुल यातायात है उसमें सड़क यातायात का कितना योगदान है ये आपको बताना है। यहां पे 4 विकल्प हैं, 100%, 60%, 80% या 40%। देखो 100% तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत में सड़क यातायात के अलावा भी कई सारे अन्य हमारे यातायात के साधन हैं, जैसे रेल यातायात, इसके बाद हम देखते हैं हवाई सफ़र हम करते हैं, जल मार्ग से हम यात्रा करते हैं, तो बहुत सारे यातायात के साधन हैं। तो 100% तो हो नहीं सकता, तो ये विकल्प तो आपका निकल गया। अब आपके पास 3 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है, और उत्तर का चुनाव कर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो आपका ये सेशन चल रहा है इसमें जवाब देना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के आंसर, भले ही लाइव सेशन नहीं होता है लेकिन जब इसका प्रीमियर चलता है प्रत्येक व्यक्ति के मैं आंसर देखता हूं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा।
देखो यहाँ पे बोला जा रहा है सड़क यातायात। आप जान रहे होंगे भारत में जो है सड़क यातायात यदि हम देखें तो यातायात में प्रमुख स्थान रखता है। अब अगर सड़क यातायात रखता है तो निश्चित रूप से इसका जो योगदान है सर्वाधिक है और 80% का जो यातायात हमारा होता है वो सड़क यातायात पर निर्भर है, सड़क यातायात से होता है। तो 80% इसका सही है, बी विकल्प आपका सही है। आप में से जिन लोगों ने बी विकल्प टिक किया है आपका उत्तर सही है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको बता दें भारत में जब हम बात करते हैं तो 60 से 65% जो आप कह सकते हैं कि माल यातायात है, माल यातायात ये सड़क मार्ग से होता है। इसके साथ 80% जो है 80% जो यात्री यातायात है यह भी सड़क मार्ग से होता है। तो 60 से 65% माल यातायात सड़क मार्ग से और 80% यात्री यातायात सड़क मार्ग से होता है। यह हमें समझने की ज़रूरत है, यह हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सड़कों की बात हो रही है तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। मनाली लेह ये राजमार्ग आपने सुना होगा। मनाली लेह राजमार्ग जो है ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, ये आपको पता होना चाहिए। मनाली लेह राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको जानकारी होगी कि वर्तमान समय में जो हमारे नेशनल हाईवे थे इनके क्रम बदल दिए गए हैं। अब जो पुराने क्रम में हम पढ़ते थे NH1 NH7 सबसे बड़ा है, ये क्रम अब बदल दिए गए हैं और जो क्रम रखे गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, आपके लिए ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट भी कर लीजिए अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए, ठीक है। इसके बारे में जो मैं फैक्ट बताऊं वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप मैप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप ये मैप देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब इसमें आप देखेंगे दो तरह की आपको नंबरिंग दिख रही होगी, ठीक है। एक तो जो आपके उत्तर से दक्षिण जो फैले हैं, ऐसे राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण में फैले हैं, जब हम उनकी बात करते हैं जो उत्तर से दक्षिण में फैले हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि जो उत्तर से दक्षिण में, जैसे उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसका नाम है NH44। क्या नाम है? NH44, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे राजमार्ग जैसे ये आपका दिख रहा है, इसका नाम है NH52। फिर आपका ये दिख रहा है NH62। अब इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे आप, क्या कि जो उत्तर से दक्षिण में राजमार्गों का जो क्रम है, ऐसे राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण में विस्तारित हैं उनकी जो संख्या है वो सम संख्या है, ठीक है। ये प्रमुख बदलाव किया गया है कि ऐसे राजमार्ग जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ते हैं या उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे राजमार्गों का जो संख्या है वो सम संख्या में रखी गई है। और ऐसे राजमार्ग जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा होगा NH27, ठीक है। NH27 का जो विस्तार है ये आप देख रहे होंगे कि NH27 का जो विस्तार है ये आपके गुजरात से प्रारंभ हो रहा है और गुजरात से प्रारंभ होकर यदि हम देखें तो NH27 जो है ये आपके यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा शिलोंग में, ठीक है, मेघालय में आकर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे NH47। तो कहने का मतलब है कि जो उत्तर से दक्षिण राजमार्ग हैं, उत्तर से दक्षिण वो सम संख्या में हैं, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व हैं वो विषम संख्या में हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि यदि आपसे परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए परीक्षा में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा राजमार्ग, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, आपकी PDF ओपन हो जाए। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग उत्तराखंड को, याद रखिएगा, कौन सा राजमार्ग उत्तराखंड को
जोड़ता है किससे? मान लो मध्य प्रदेश से। आपसे सीधा पूछ लिया गया, निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग उत्तराखंड को मध्य प्रदेश से जोड़ता है? अब यहाँ पे आपके 4 विकल्प दे दिए गए, ठीक है, 4 क्रम दे दिए गए, और 4 क्रम क्या है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे दे दिया गया यहाँ पे दिया गया 23 हो गया, 27 हो गया, इसके बाद 29 हो गया और 30 हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा राजमार्ग उत्तराखंड को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उत्तराखंड को मध्य प्रदेश से जोड़ने की बात हो रही है, और जब हम बात करते हैं उत्तराखंड को मध्य प्रदेश से जोड़ने की, तो हमें समझना है कि जो उत्तराखंड है ये उत्तर में स्थित है और मध्य प्रदेश इसके दक्षिण में स्थित है। मतलब बात हो रही है उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण जो राजमार्ग है उनकी जो संख्या है वो क्या है? सम संख्या में है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो क्या है? उनकी संख्या सम संख्या में है। अब अगर सम संख्या में है तो इनमें से कौन सी सम संख्या है? 23 है नहीं, 27, 29 भी नहीं, 30 है। तो आप आसानी से जवाब टिक कर सकते हो। और आने वाले समय में जब यहाँ से प्रश्न, क्योंकि अभी जब से ये बदलाव हुए हैं उसके बाद से परीक्षाएं हुई नहीं है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत कम परीक्षाएं हुई हैं, तो आने वाले समय में यदि यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि यदि आपको सिर्फ दिशा पता है कि जो संबंधित स्थान है उसकी दिशा क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, तो आप आसानी से इस फैक्ट के आधार पर जवाब दे सकते हैं कि जो राजमार्ग उत्तर से दक्षिण को जाते हैं उनकी संख्या सम है, जो राजमार्ग पूर्व से पश्चिम को कनेक्ट करते हैं या पश्चिम से पूर्व को कनेक्ट करते हैं उनकी संख्या विषम है। यह आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो वर्तमान समय में है वो है NH-44। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि यह जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। तो याद रखिएगा, आज के समय में जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH-44। और जैसे आपने देखा NH-44 सम संख्या है, मतलब ये उत्तर से दक्षिण की बात यहां पर हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले NH-7 हुआ करता था जो सबसे बड़ा राजमार्ग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न से आपने इतनी जानकारी देखी है, और NH-44 की जो कुल लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। इसको बताएं। यहां पे है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, बताएं। देखो यहाँ पे समस्या क्या, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2000 में पूछा गया था, और ये यूके पीएससी में नहीं बल्कि यूपी पीएससी में पूछा गया था वर्ष 2000 में, ठीक है। और उस समय इसका जवाब कुछ अलग रहा होगा। आज के समय में यदि हम बात करें तो सबसे पहले कुल राजमार्गों की यदि हम लंबाई की बात करते हैं, मार्च माह के आंकड़ों की बात करते हैं, तो 1,31,326 किलोमीटर ये भारत में कुल राजमार्गों की लंबाई है, और ये लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो जब आप परीक्षा देने जा रहे हो उस वर्ष आपको NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पे जाना है जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, और यहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आंकड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे वर्तमान समय में जो लंबाई है वो है 1,31,326। और यदि राजमार्गों की संख्या की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 200 से अधिक राजमार्ग हैं, ठीक है। ये संख्या अब 200 से ऊपर हो चुकी है। और जब आप परीक्षा देने जा रहे हो उस दौरान आपको इसका कैलकुलेशन कर लेना है जाकर वेबसाइट पे कि क्या चीज़ें दी हुई हैं वर्तमान समय में। मार्च 2021 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं क्योंकि वेबसाइट पर अभी जो आंकड़े हैं वो मार्च 2021 के अपडेटेड हैं, ठीक है। अब बात करें कि NH जो नेशनल हाईवे हैं ये भारत में कुल सड़कों का कितना प्रतिशत है, तो जो नेशनल हाईवे हैं वो भारत की कुल सड़कों का 1.8% हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? चलें बताएं। आसान सा प्रश्न है, सभी को जवाब देना है, 10 सेकंड का आपके पास समय है।
और जो लोग 10 मिनट 5 मिनट देखकर हट जा रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जब परीक्षा के दिन कम होते हैं, कम दिनों में हमें बेहतर तैयारी करनी होती है, तो उस बेहतर तैयारी और साथ ही साथ रिवीजन करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वह होता है कि हम प्रश्नों के रूप में देखें और प्रश्नों के रूप में उनकी डिटेलिंग करें। ठीक है, प्रश्नों के रूप में विषय को देखें और साथ साथ उसकी डिटेलिंग करें, तो चीज़ें हमारी बेहतर होती हैं। चलें बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 राज्य दिए हुए हैं और निश्चित रूप से आपने अपना जवाब चुन लिया होगा। यहाँ पे 4 राज्य दिए हुए हैं और इन 4 राज्यों में से आपको बताना है। तो इन जो 4 राज्यों में से, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि किसमें सबसे ज़्यादा, आपको इन 4 राज्यों में से चुनाव करना है। तो इन 4 राज्यों में आप चुनाव करेंगे और मैं आपको बता दूं, आधिकारिक डेटा के अनुसार जो आयोग की, जो NHAI की वेबसाइट पर है, 2019 का आंकड़ा है ये, और 2019 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि महाराष्ट्र सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की जो लंबाई है वो है 17,757 किलोमीटर। ठीक है, यही आंकड़ा आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ा यही आपकी वेबसाइट पर है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो 11,737 किलोमीटर कुल राजमार्गों की लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्गों की। तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान, और राजस्थान में जो इनकी लंबाई है वो 10,342 किलोमीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में तीसरे क्रम में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और इस प्रश्न के यदि हम उत्तर में देखें तो यहाँ पे 2 जवाब, क्योंकि मध्य प्रदेश कट जाएगा, आंध्र प्रदेश बाहर हो जाएगा। अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टिक करना है, तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा। ठीक है, यदि महाराष्ट्र भी दिया होता तो हम महाराष्ट्र को टिक करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे जो राजमार्ग हैं, सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। भारत के निम्न में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब इनमें से किस में प्रांतीय जो राज्य राजमार्ग होते हैं उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, आपको बताना है। चलें, सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्गों की लंबाई कहाँ पर है ये आपको बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है राज्य राजमार्गों, और आपको बता दें जो हाईवेज होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन से? पहला होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, पहला होता है नेशनल हाईवे, दूसरा होता है आपका राज्य राजमार्ग, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, और तीसरा होता है सीमावर्ती सड़कें जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। और BRO जो संस्था है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है राज्य राजमार्गों की, तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में राज्य राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसको बताएं। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, आपको बताना है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग विकास से, बंदरगाह विकास से, विद्युत श्रृंखला विकास से, पर्यटक चक्र विकास से, बताएं किससे है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना आपको बता दें ये भारत सरकार की जो मौजूदा, भारत में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कह सकते हैं था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो उद्देश्य था वो राजमार्ग था। ठीक है, राजमार्गों के माध्यम से सबको जोड़ना था। अब इसमें यदि हम देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, क्योंकि 4 भुजाएं हैं इस परियोजना के अंतर्गत, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है? इस परियोजना के अंतर्गत सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो आपको बता दें इस परियोजना के अंतर्गत जो आपकी सबसे पूर्वी भुजा है जिसको बोलते हैं कोलकाता टू चेन्नई,
ये सबसे लंबी भुजा है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पूर्वी भुजा कोलकाता से चेन्नई, ये सबसे लंबी भुजा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न और कई बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, क्या जो हमारे राजमार्ग हैं, ठीक है, किसी स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, जो सबसे बड़े राजमार्ग हैं, जैसे NH-44 मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसी तरह से पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला, अभी मैंने आपको नेशनल हाईवे बताया था जो जोड़ता था गुजरात को मेघालय से, तो ये जो दोनों सबसे लंबे राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, तो आपको बता दें ये झांसी नामक स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी शहर में एक दूसरे को काटते हैं और झांसी शहर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण राजमार्ग कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को? झांसी में काटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले अगला है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आप 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, समय लीजिए और जवाब दीजिए। आपको बता दें ये जो परियोजना थी, ये इस परियोजना में था कि गलियारों के माध्यम से, इस परियोजना में गलियारों के माध्यम से जो विभिन्न पर्यटन स्थल थे, विभिन्न आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल थे, उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। तो क्या किया गया था इसमें पर्यटन स्थलों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। और जो इसमें, क्योंकि ये राजमार्ग से संबंधित है, सड़क से संबंधित है, ठीक है, राजमार्गों से संबंधित है, तो इसमें जो राजमार्ग बनाए जाएंगे वो एक, आप कह सकते हैं कि एक तरीका होता है, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो BOT तकनीक पर इनको बनाया जाना था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले इसको बताएं। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? अभी आपको मैंने बता दिया, झांसी में काटते हैं। इसको बताएं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किनसे? भारत का 40% सड़क परिवहन किनसे होता है, आपको बताना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किनके द्वारा होता है, आपको बताना है। चलें, 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको जवाब देना है। आपका समय प्रारंभ होता है अब। चलें, यहां पे बोला जा रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन किनके द्वारा होता है, यह आपको बताना है। अब यहां पे सड़क परिवहन की बात हो रही है, वो भी 40%, तो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा। किनके द्वारा होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा होता है। आपको बता दें भारत में जो सड़कों का वर्गीकरण है विशेषकर प्रबंधन के आधार पर 3 कैटेगरी में है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा सीमावर्ती सड़कें। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमावर्ती सड़कें। अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, इनकी जो जिम्मेदारी होती है, रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इनकी होती है रख रखाव की। और आपको बता दें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इनका रख रखाव करता है। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इनका रख रखाव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, जब बात हो रही है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की, तो भारत में जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, इसके स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि जो भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई है उसका श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अब जैसे राज्य राजमार्ग है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत होता है लोक निर्माण विभाग। सीमावर्ती सड़कें, इसको मैंने आपको बताया BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये संस्था का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि जो हमारी सीमावर्ती सड़कें हैं उनको बनाना इनका उद्देश्य था, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, ठीक है। सीमावर्ती सड़कें हो गई, सीमावर्ती पुल हो गए, इन सभी का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बताएं, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, आपको बताना है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? अब इसमें आप देख रहे होंगे तो बोला है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो बताएं किस दर्रे से होकर गुजरती है। आप जानते हो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, और बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम देखें तो ये जो प्रश्न है ये विवादित है, लेकिन पूछा गया है क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी भी दिया हुआ है, बनिहाल दर्रा भी दिया हुआ है, और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आप इतना याद रखिएगा कि जवाहर सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से गुजरती है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। इसको देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ पर? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ पर तैयार हुआ था, आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। चलें जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ पर तैयार हुआ था। आपको बता दें भारत में सबसे पहले रेल मार्ग वर्ष 1853 में तैयार हुआ था, और वर्ष 1853 में जो रेल मार्ग तैयार हुआ था उसका श्रेय कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि ये तैयारी जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ये बनकर तैयार हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी 1853 में। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और ये जो रेलगाड़ी चलाई गई थी बॉम्बे टू ठाणे के बीच चलाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बड़ी लाइन, यहाँ पे बड़ी लिखा है, बड़ी मत समझिएगा, यह है बड़ी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, बताएं। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, आपको बताना है। आपके जवाब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। एक मिनट का समय दीजिएगा, लाइट थोड़ा सा कट हुआ था। बड़ी लाइन आपने सुना होगा, छोटी लाइन आपने सुना होगा, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ठीक है।
आप अपनी यदि कभी शिमला की यात्रा की होगी तो कालका शिमला जो रेलवे है, जिसको विश्व धरोहर भी कहा जाता है, या आप कभी दार्जिलिंग गए होंगे तो वहाँ भी पर्वतीय रेलवे है, उसकी यदि हम बात करें तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए थोड़ा सा माफ करिएगा, उस स्टूडियो की लाइट चली गई थी, स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते स्टूडियो में परिवर्तन करना पड़ा है। तो चलिए, प्रश्न हम देख रहे थे कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। तो सबसे पहला जो रेल मार्ग था वो 1853 में से तैयार हुआ था, और 1853 में अप्रैल माह में तिथि थी 16 अप्रैल की, जिस दौरान मुंबई से, या आप कह सकते हैं बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और यदि हम समय के काल की बात करें, उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये बात हो रही थी। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, और उसी समय ये घटना है। ठीक है, अब हम यदि हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है बड़ी लाइन। हम इसी प्रश्न पर थे, बड़ी लाइन पे थे, जिसके बाद हम आपसे संवाद कट गया था। तो बड़ी लाइन की बात हो रही है। बड़ी लाइन को के दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? आपको बताना है कि जो बड़ी लाइन होती है उनकी दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। आप जानते हैं कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो 3 प्रकार की पटरियां होती हैं, और उनमें से एक होती है बड़ी लाइन, और आपसे बड़ी लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। 61/2 फीट, 5 फीट, 51/2 फीट, या 41/2 फीट। आपको यहाँ पे बता दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो पहला इनका प्रकार है उसको बोलते हैं मीटर गेज। ठीक है, दूसरा जो इनका प्रकार है उसको बोलते हैं बड़ी लाइन। तीसरा जो इनका प्रकार है इसको बोलते हैं छोटी लाइन। ठीक है, मीटर गेज, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। अब इसमें यदि हम देखें तो जो मीटर गेज होता है, इस तरह की रेल की पटरियां होती हैं, तो ये जो इनके बीच की दूरी है इसके आधार पे इनका डिवीजन किया जाता है। तो ये जो बीच की दूरी है, यदि हम बात करें कि मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है मीटर गेज में दो पटरियों की दूरी होती है 1 मीटर। ठीक है, लेकिन अब सामान्यतः मीटर गेज बहुत कम जगहों पर संचालित हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर हम जो हमारे रेलवे, जो हमारे ट्रैक हैं, वो बड़ी लाइन से संबंधित हैं, और बड़ी लाइन में दो ट्रैकों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.676 मीटर होती है, और इसको 51/2 फीट में हम मान सकते हैं। तो जब फीट में हम बात करेंगे तो 51/2 फीट, जब मीटर में हम बात करेंगे तो 1.676 मीटर। छोटी लाइन की यदि हम बात करें, छोटी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, तो 762 mm, 762 mm इनके दो पटरियों के बीच की दूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ युग्म दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि रेलवे जोन दिए हुए हैं और उनके मुख्यालय को आपको सही लगाना है। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा मुख्यालय सही जो है मिलान किया गया है। 4 मुख्यालय हैं, क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि इन 4 में से 3 मुख्यालय हैं जो सही सुमेलित हैं, एक नहीं है। वह कौन सा है आपको बताना है। चलिए, आपका समय होता है प्रारंभ, बताएं। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आप इसका जवाब दीजिए। चलिए, आप इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। यहाँ पे है उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर है, सत्य है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर है। इसके बाद आपका है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे की यदि हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है बल्कि कोलकाता है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वी रेलवे की यदि हम बात करें तो बिलासपुर, ठीक है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यदि हम बात करते हैं तो यह भी करेक्ट है। और आपको बता दें, भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं। और जो नवीनतम रेलवे जोन बनाया गया था वर्ष 2019 में, उसका नाम था दक्षिण तट रेलवे। क्या नाम था? दक्षिण तट रेलवे। और इसका जो मुख्यालय था वो बनाया गया था विशाखापट्टनम में। तो दक्षिण तट रेलवे हमारा नवीनतम जोन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है भारत उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे एक रेलवे जोन की बात की गई है और रेलवे जोन जो है हमारा वो है उत्तर मध्य रेलवे जोन। आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। और इस तरह से रेलवे जोन जो है अक्सर हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन समसामयिक संदर्भों में मान लीजिए कोई रेलवे जोन चर्चा में है, कोई ऐसी दुर्घटना, रेलवे की दुर्घटना किसी जोन विशेष में हुई है, तो वो जोन हमारी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो समसामयिक संदर्भों में यदि कोई रेल दुर्घटना, रेलवे से संबंधित घटनाक्रम, स्टेशन से संबंधित कोई घटनाक्रम होता है, तो वहां पे आपको याद रखना जरूरी होता है कि रेलवे जोन वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में है। अब इसमें दो शब्द जोड़ रहे हो, उत्तर और मध्य। तो आपको पता है भारत में उत्तर रेलवे भी है, भारत में मध्य रेलवे भी है। अब यहीं पर यह भी देख लेते हैं कि उत्तर रेलवे है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मध्य रेलवे है तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहां पर देखने को मिलता है? नई दिल्ली में। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का, वो देखने को मिलता है जबलपुर। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर और उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका हो गया नई दिल्ली। यहाँ पे आपको बताना है। चलिए बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और समसामयिक संदर्भों में यदि आप हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम से नियमित जुड़े हैं तो ये कई बार आपको बताया गया। बताएं, यहाँ पे कुछ रेल कोच फैक्ट्रियां दी हुई हैं और दूसरे नंबर पे यदि हम देखें तो कुछ स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, रेलवे से संबंधित कुछ संस्थान है और कुछ स्थान है, आपको टिक करना है। जैसे बोला गया है रेल कोच फैक्ट्री, विलियम एक्सल संयंत्र, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और 4 स्थान दिए हुए हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है रेल कोच फैक्ट्री। आपको बता दें रेल कोच फैक्ट्री जो है ये आपको देखने को मिलेगा कपूरथला में। कपूरथला कहाँ पे है? ये है पंजाब। इसके अतिरिक्त भी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी देखने को मिलता है। रायबरेली में भी रेल के डिब्बे बनते हैं, उत्तर प्रदेश में आता है रायबरेली। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री हो गई कपूरथला इस विकल्प के आधार पर। इसके बाद है विलियम एक्सल संयंत्र। विलियम एक्सल संयंत्र आपको यदि नहीं पता है तो अभी आप रुक जाइए। डीजल लोकोमोटिव का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DLW। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये आपके वाराणसी में है। ठीक है, इसके बाद है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपको देखने को मिलेगी चेन्नई में और ये जो स्थान है ये है पेरम्बूर। अब यहाँ पे आपका क्या बचा है? व्हील एंड एक्सल संयंत्र, ये आपका हो गया बेंगलुरु। तो इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री वाराणसी, व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये आपका हो गया बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या DLW ये है वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां पर ट्रेन 18 के डिब्बे बनाए गए थे, ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके जो डिब्बे बनाए गए थे वो यहीं पर बनाए गए थे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, तो इस आधार पर आप अपने उत्तर का चुनाव कर सकते हैं।
यहाँ पे है, निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है? कहां पर यात्री रेल डिब्बे बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, आपको बताना। चले बताएं, रेल डिब्बे कहां कहां बनते हैं? अभी आपने यदि पिछला प्रश्न देखा होगा तो पिछले प्रश्न में आपको बताया गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भी रेल के डिब्बे बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, और चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो पहला तो विकल्प जो है वो है आपका तमिलनाडु। दूसरा भी आपने देखा था कोच फैक्ट्री कपूरथला में, और कपूरथला कहां पर है? पंजाब में। तो याद रखिएगा, 3 प्रमुख कोच फैक्ट्री आपको याद रखना है। रायबरेली में जो कोच फैक्ट्री है वो याद रखनी है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई याद रखनी है, और कपूरथला पंजाब की फैक्ट्री याद रखनी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया पंजाब और तमिलनाडु, ए विकल्प। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, आपको बताना। बताएं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बताएं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, आपको बताना है। चार विकल्प हैं। ये स्थित है आपके बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ौदा नहीं, बड़ोदरा बोलते हैं, बड़ोदरा में स्थित है। और रेलवे से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती है अधिकारियों की, वो बड़ोदरा में देखने को मिलती है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? साल की लकड़ी बहुत ही कठोर लकड़ी होती है, और इसका उपयोग कहाँ पर होता है आपको बताना है। कागज, कत्था, माचिस या रेलवे स्लीपर। जैसे ही मैंने आपको बताया कि बहुत ही कठोर लकड़ी होती है। कठोर लकड़ी है तो कागज तो बनेगा नहीं, माचिस तो बनेगा नहीं, कत्था तो बनेगा नहीं। कठोर लकड़ी है तो क्या बनेगा? रेलवे स्लीपर बनेगा। ठीक है, चले इसको बताएं। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोंकण रेलवे की बात हो रही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। कोंकण रेलवे, कोंकण तट भी आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा कोंकण तट किस राज्य से संदर्भित है, तो वो भी जानकारी आपको होगी। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। कोंकण रेलवे के संदर्भ में यहाँ पे आपको बताना है कि कोंकण रेलवे के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। चलें बताएं। कोंकण रेलवे के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है आपको बताना। यहां पे बात हो रही है कोंकण रेलवे की। क्या इनकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है? यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका आप कह सकते हैं गलत जो यहाँ पे विकल्प है वो है कि यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। ये गलत है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा कोंकण रेलवे ये मात्र 2 राज्यों से होकर गुजरता है, एक गोवा है, एक कर्नाटक है, बाकी के सभी सही हैं। ठीक है, इसको बताएं। निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? बताएं, किनको यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? पहला है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, दूसरा है इलाहाबाद तथा वाराणसी, तीसरा है मुंबई तथा थाने, और चौथा है अमृतसर तथा लुधियाना। आपको बताना है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। कौन सा है जो यूनेस्को की धरोहर के रूप में शामिल है? ये आपका है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। ये जो हिमालयन रेलवे है इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। भारत में पर्वतीय जो रेलवे है वो 3 जगहों पर है। पहला हिमालयन रेलवे जिसको आप बोलते हैं या पर्वतीय रेलवे कह लीजिए, वो 3 जगहों पर है। कहाँ कहाँ पे है? पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग
हिमालयन रेलवे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे, ठीक है। तो ये तीनों पता होना चाहिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ये 3 पर्वतीय ट्रेनें हैं, पर्वतीय रेलवे हैं, जिसको आप याद रखना है, और ये सभी की सभी हमारी धरोहर स्थल हैं, ठीक है। अब रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे रेलवे के बारे में यदि हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेल चलती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलवे चलती है किन 2 स्थानों को जोड़ती है? अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर से चलती है और ये लाहौर तक जाती है, ठीक है। तो पहला ये विकल्प हो गया, पहला ये जानकारी हो गया। दूसरा आपको बता दें, कभी पूछा जाता है पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो पहली मेट्रो रेल सेवा भारत में जो प्रारंभ हुई थी वो कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी यदि हम बात करें तो वर्ष 1972 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तीसरा, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पक्का है? तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो जोड़ता है डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से, और यहाँ पे जो ट्रेन चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, जो डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि गोरखपुर से मुंबई का रेल यात्रा करनी है तो जो सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग है वो किस स्थान से होकर जाता है? तो जो सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग है गोरखपुर से बॉम्बे की यात्रा की, वो इलाहाबाद से होकर जाता है, ठीक है। और इलाहाबाद एक रेलवे जोन का मुख्यालय है। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलाहाबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है। चले इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कौन सा तट है जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, आपको बताना है। मैंने आपको तटों के बारे में बताया था, यदि आपको जानकारी होगी, थोड़े से भी आप जागरूक होंगे तो कई बार करंट अफेयर्स की चर्चा के दौरान मैंने तटों के बारे में बताया है, ठीक है। अब जो तटों के बारे में मैंने आपको बताया है वही जानकारी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो चलें बताएं, चलिए जानकारी दीजिएगा कि कौन सा तट है जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कौन सा तट है जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट? कोंकण तट की बात नहीं हो रही है, कोच्चि बंदरगाह की बात हो रही है, ठीक है। कोच्चि सबसे पहले समझना होगा कोच्चि कहाँ पे है। तो कोच्चि आपको देखने को मिलेगा केरल में। कहाँ पे है? केरल में। अब अगर केरल में है तो केरल में कौन सा तट इनमें से लगता है? केरल में लगता है मालाबार तट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालाबार तट। ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि तटों की बात है तो कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा बंदरगाह जिसके बेस में, जिसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है, वो बंदरगाह कौन सा है? तो आपको टिक करना है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का जो है उसके नाम ये रिकॉर्ड है। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। डायमंड पोताश्रय कई बार पूछा जाता है कि डायमंड पोताश्रय कहाँ पर है? तो डायमंड पोताश्रय जो है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में देखने को मिलेगा। इसके बाद पूछा जाता है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है या ज्वारीय पोताश्रय कौन सा है, तो आपको याद रखना है कांडला जो है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉल्फिन नोज नामक जो पहाड़ी है ये किस बंदरगाह का अंग है। डॉल्फिन नोज नामक जो पहाड़ी है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह का अंग है, ये भी आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताएं निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है। पोर्ट लिखा है उसको इग्नोर करिएगा, पोत प्रांगण की बात हो रही है, तो बताएं पोत प्रांगण कहाँ पर है। कोलकाता, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इनमें से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है, चलें बताएं। आपको बता दें सबसे बड़ा जो पोत प्रांगण है वो कोच्चि है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि आपने अभी ध्यान दिया होगा जो मैंने आपको बताया तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पे बोला गया है चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापट्टनम। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, सही है। कांडला ज्वारीय पत्तन है, ये भी सही है। ये सारे फैक्ट मैंने अभी आपको पूर्व में बता दिए थे। इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, बताएं। अब सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अभी आपको बताया गया कि कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह होने के साथ साथ ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या है, पूर्वी तट का नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कांडला बंदरगाह है जो पश्चिमी तट का है। ठीक है, इसको बताएं भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, आपको बताना है। और पूर्व में जो डिस्कशन अभी हो रहा है यदि आप ध्यान से सुनते होंगे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसका भी जवाब कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि उड़ीसा का बंदरगाह पारादीप है जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे बड़े क्षेत्र के समीप है। मतलब ऐसा बंदरगाह है जिसके समीप सबसे बड़े खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं उसके बेसिन में। तो यहाँ पे कौन सा है, पारादीप। तो उड़ीसा की बात हो रही है, पारादीप। इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चलें, कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं बताना है। कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं इनमें से वो आपके हैं कोच्चि और विशाखापट्टनम। कौन से हैं, कोच्चि और विशाखापट्टनम। इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। आंध्र प्रदेश का कौन सा एक बंदरगाह नगर है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा नगर है जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह शहर है, आपको बताना है। चलें, यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर है वो है काकीनाडा। इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मोरमुगांव नाम आपने सुना होगा, गोवा से है। पारादीप ओडिशा से है। मंगलौर कर्नाटक से है। मुंद्रा जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित ना होकर के ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है यह बंदरगाह, चौथा वाला, ये संबंधित है गुजरात से। तो नोट कर लीजिएगा, मुंद्रा कहाँ पे है, ये गुजरात में है। इसको बताएं। इसको यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं और करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं तो बहुत ही आपके लिए भी शर्मनाक है और आपसे ज़्यादा मेरे लिए शर्मनाक है। बताएं
यहाँ पे कई बार मैंने आपको बताया कि अलंग बंदरगाह जो है, अलंग शिपयार्ड, यहाँ पे जहाज़ तोड़े जाते हैं। करंट अफेयर्स में मैंने कई बार आपको बताया है। राजासासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, बताएं। आपको बता दें, हैदराबाद में हवाई अड्डा जो है उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर में जो हवाई अड्डा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है। और जो चेन्नई पोर्ट है उसका भी नाम अभी हाल ही में बदला गया, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो राजासासी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये अमृतसर में है। ठीक है, चलें इसको बताएं। यहाँ पर भी कुछ शिपयार्ड दिए हुए हैं, ठीक है, और उनको संबंधित राज्यों से मिलान करना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो भारत का सबसे पुराना शिप मेकिंग इकाई है जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं, वो है गार्डन रीच। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोलकाता। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात हो रही है, और इसमें देखो 2-3 नाम ऐसे हैं जो आप आसानी से टिक कर सकते, जैसे कोचीन केरल में, क्योंकि कोचीन केरल में है। मझगांव आप टिक कर सकते हो कि महाराष्ट्र, अक्सर सुनते हो। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल, कोलकाता। अब बचा है हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चले इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? कौन बंदरगाह कस्बा नहीं है? पोरबंदर, वेरावल, ओखा, इनमें से कौन सा बंदरगाह कस्बा नहीं है, आपको बताना है। चलें बताएं। जामनगर जो शहर आप देख रहे हैं ये वृष्ट छाया क्षेत्र में आता है, गिरनार पहाड़ियों के उत्तर में देखने को मिलता है, और ये जामनगर जो है ये बंदरगाह कस्बा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है, बताएं। इसमें तो साफ स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है कि भाई बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है, बाकी के सभी समुद्र तटीय हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे पोताश्रय होगा। इसको बताएं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह का मतलब जो जहाज होते हैं वो तट तक नहीं आ पाते हैं, बंदरगाह तक नहीं आ पाते हैं, बल्कि सागर में ही लंगर डालते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह का मतलब जो जहाज़ें होती हैं वो सागर से दूर लंगर डालते हैं, और इसमें चेन्नई बंदरगाह जो है ये खुला सागरीय बंदरगाह है। नोट कर लीजिएगा इसको। चलो इसको बताएं। यहाँ पे कुछ समुद्री बंदरगाह दिए हुए हैं और कुछ राज्य दिए हुए हैं, आपको टिक करना है उनके आधार पे। चलें, सबसे पहले है अलेप्पी। अलेप्पी नामक जो स्थान है ये पड़ता है केरल में, तो आप इसको केरल टिक करेंगे। 2 बार आंध्र प्रदेश है, इसको इग्नोर करेंगे। एन्नौर बंदरगाह की बात आती है। एन्नौर बंदरगाह आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। पारादीप बहुत बार हमने देखा उड़ीसा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर जो है ये तमिलनाडु, अलेप्पी जो है वो केरल में। चलें इसको बताएं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है वो है NW1, जिसको 27 अक्टूबर वर्ष 1986 को जलमार्ग घोषित किया गया था। NW1 जो है इसको 27 अक्टूबर 1986 को जलमार्ग घोषित किया गया था, और ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। और NW1 जो बोलते हैं वो जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। यहाँ पे कुछ बंदरगाह हैं और कुछ सूची दी हुई हैं, आपको बताना है। बार बार आ रहा है पारादीप, तो निश्चित रूप से पारादीप अब रट गया होगा आपका उड़ीसा। कांडला पोर्ट बार बार आ रहा है गुजरात। अब आपका बचा है तूतीकोरिन और न्हावा शेवा। तूतीकोरिन की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। न्हावा शेवा आप जानते ही होंगे, न्हावा शेवा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, न्हावा शेवा महाराष्ट्र, कांडला पोर्ट आपका हो गया गुजरात। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार कि यदि हमें सिर्फ कांडला पता है तो उत्तर निकलेगा कि नहीं।
यदि आपको सिर्फ कांडला पता है तो आप उत्तर के करीब पहुंच जाएंगे, 2 उत्तर आपके बाहर हो जाएंगे, डी और बी, ए और बी, सी में से कोई होगा। अब पारादीप भी हमें पता है कि पारादीप है उड़ीसा में, तो सी का दूसरा यदि हम टिक करते हैं तो भी हमारा उत्तर अभी निकल नहीं रहा है, क्योंकि हमें तूतीकोरिन या नेहवा सेवा के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। तो भारत के जो कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। आज जितने भी बंदरगाह हमने अभी तक देखे हैं, 7 से 8 प्रमुख बंदरगाह हमने देखे, इन 7 से 8 प्रमुख बंदरगाहों को आपको नोट डाउन करना है एक जगह पे, क्योंकि परिवहन की बात कर रहे थे, परिवहन चैप्टर आपका समाप्त होता है और परिवहन चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हमने पूरी तरह से कर लिया है। तो आज की अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और जल्द ही आप लोगों के लिए एक टॉप 20 सीरीज लाने जा रहा हूं। टॉप 20 सीरीज का मतलब प्रत्येक अध्याय से उन 20 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का चुनाव करना है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं से ही उस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो टॉप 20 सीरीज भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।